आज मैंने जो केशवानंद भारती केस है उसका पूरा बैकग्राउंड और केशवानंद भारती केस वो एकदम क्लियर कर लिया है। लेकिन मैं एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इस नोट्स का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो मैं करने वाला हूँ शुरू इस कंसेप्ट को। देखो, केशवानंद भारती केस मूल ढांचा की वजह से ही पढ़ा जाता है। ठीक है, मतलब इसी से मूल ढांचा आया था। तो इसका पूरा बेस मतलब पूरा शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है कि 24 अप्रैल 1973 का वो दिन था जब केशवानंद भारती केस आया। इसका हमें पूरा बेस पढ़ना है, बैकग्राउंड पढ़ना है। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल था, राजनीति का क्या हाल था, और जो उस टाइम का प्रभावी वर्ग था, मतलब जो देश आज़ाद होने के बाद जमींदार वर्ग था, जो राजा वर्ग था, मतलब राजशाही उस टाइम था ना, जो हमारे मतलब प्रिंसली स्टेट्स था। उसके बाद जो भारत में शामिल हो गए थे। ठीक है, तो वो भी प्रभावी वर्ग थे उस टाइम, तो वो भी नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई फैसला हो जो फंडामेंटल राइट मतलब संपत्ति के विरुद्ध में हो, मतलब सरकार के पक्ष में या जनता के पक्ष में, या जिसको बोल सकते हैं कि समाज के पक्ष में, जो गरीबों के पक्ष में हो, ऐसा फैसला ना हो और ऐसी एक्ट ना हो। मतलब ये सारा हमारा बैकग्राउंड है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, जब संविधान लागू हुआ, ठीक है, तो उसमें हमें फंडामेंटल राइट भी मिला और डीपीएस भी मिला। फंडामेंटल राइट में व्यक्तियों के अधिकार को संरक्षित किया गया था। ठीक है, तो देखो, व्यक्ति का अधिकार संरक्षित किया जाएगा। तुम सोच के देखो, ये इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो प्रभावी वर्ग होगा, जो व्यक्ति खुद में मजबूत होगा वो इससे खुश होगा। ठीक है, और लेकिन जो गरीब होगा वो चाहेगा कि सब कोई साथ मिल के, मतलब समाज वाला बात करेगा वो, कुछ आदमी मिल के तब अपनी ताकत बनेंगे। अमीर तो अकेले ही ताकत बन जाता है अपना। ठीक है, तो मतलब ये बेस के रूप में याद रखना है कि जो फंडामेंटल राइट को जब महत्व दिया जाने लगा तो अमीर वर्ग खुश होगा। ठीक है, और जब समाज को महत्व दिया जाने लगा, ठीक है, जब जब ग्रुप को, एक सोसाइटी को महत्व दिया जाने लगेगा, ठीक है, जब डीपीएसपी को महत्व दिया जाने लगा तब मतलब तब होगा गरीब वर्ग खुश होगा। ठीक है, तब मतलब डीपीएसपी में समाज में, और चूँकि सरकार को समाज के साथ ही चलना है, मतलब लोगों के साथ ही चलना है, व्यक्ति विशेष के साथ नहीं चलना है, तो सरकार भी आम तौर पे इसी के पक्ष में रहती है, मतलब डीपीएसपी या जो जनता का अधिकार है या सामाजिक न्याय के पक्ष में। तब देखो, जब भारत आज़ाद हुआ तो लड़ाई तो सबने लड़ा था, और सब चाहते थे कि जब हम स्वतंत्र हो तो हमारी जो भी इच्छाएं आकांक्षाएं या जो भी, मतलब हम एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, अपने जीवन को बेहतर बना सकें, और ये जाल जाल जंजाल जो भी नकारात्मकता जो भी थोपे गए चीज़ें हैं उनसे बाहर निकले, जो शोषण हमारा हो रहा है उससे बाहर निकले। ठीक है, लेकिन जब आज़ादी मिली उस टाइम किसान, आदिवासी, जनजाति, इनको वो अधिकार नहीं मिल पाए, उनको कुछ परिवर्तन ही नहीं लगा। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा फील हुआ। ठीक है, तो तो सरकार क्योंकि जनता के पक्ष में होती है, सरकार को जनता के लिए ही काम करना है, तो सरकार ने कोशिश किया कि जनता के पक्ष में कुछ फैसले लाए जाए। ठीक है, तो अब जनता के पक्ष में क्या फैसला लाएगी, तो जनता को सुधारने के लिए आर्थिक समानता और जो भी सामाजिक समानता नहीं, आर्थिक और सामाजिक एक रूप समानता, विषमता दूर करने के लिए प्रयास किया। ठीक है, समानता लाने का प्रयास किया। अब इसमें क्या है कि उस टाइम का समाज हमारा था कृषि प्रधान, तो जो ज़मीनें थीं वो राजाओं के पास थी, जमींदार वर्ग के पास थी। ठीक है, तो सरकार ने सबसे पहला काम किया कि हम ज़मींदारी उन्मूलन, ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन, मतलब शुरुआत यहीं से होता है, मतलब सरकार ने शुरू अपना काम यहीं से किया। ठीक है, तो उस टाइम सरकार ने क्या किया कि मतलब ज़मींदारी प्रथा ख़त्म की। ठीक है, इस करने के लिए सीलिंग, जो हदबंदी होती है, मतलब जो एक से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते हैं आप, ताकि तभी तो वहाँ से लेकर हम गरीबों को देंगे, तभी तो मतलब लोक कल्याण का कल्याणकारी काम होगा, डीपीएसपी का महत्व बढ़ेगा। देखो, डीपीएसपी सरकार और गरीब लोग और जनता, ये सब एक ही पक्ष में है। ठीक है, एक पक्ष में, इस साइड है। और इधर समझ लो कोई अमीर वर्ग, प्रभावी वर्ग, ठीक है, ज़मींदार वर्ग और फंडामेंटल राइट्स, ये सारे एक पक्ष में है। ठीक है, मतलब ये सोच के चलना है, ऐसे ऐसे काम करता है ये सिस्टम। तब क्या हुआ कि एक बार एक चीज़ बेस समझ लेते हैं, फंडामेंटल राइट में क्या होता है और डीपीएसपी में क्या होता है। फंडामेंटल मतलब किन किन पक्षों पर विवाद था, किन किन, जो फंडामेंटल राइट है उसमें संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, लेकिन डीपीएसपी में आय की समानता का अधिकार है। फंडामेंटल में समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। ठीक है,
डीपीएसपी में कमजोर वर्ग का शोषण ना हो इसका प्रयास है। और इधर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, डीपीएसपी में है यूसीसी, मतलब सभी बराबर हो, ठीक है, मतलब सभी का जो प्रोसेस है वो। तो जब सरकारों ने ये शुरू करना शुरू किया उस टाइम तो सभी सरकारें मतलब ये कांग्रेस की ही थी, तो सरकारों ने लैंड रिफॉर्म्स करना शुरू किया, जो राज्य सरकारें होती है क्योंकि भूमि जो है कृषि जो है राज्य सरकार के हैं, और शिक्षा में संशोधन करना शुरू किया, ठीक है। तब एक देखिए एक जमींदार वर्ग था चंपाकई दुराई राजन, ठीक है, एक व्यक्ति था जिसने केस किया कि ये जो आर्टिकल 46 है मतलब डीपीएसपी का है, इसको आप लोग बढ़ावा मतलब इसको मतलब नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन देने का कोशिश किया गया था एससी एसटी के लिए, ठीक है। तो इस संदर्भ में आप अगर प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, मतलब नहीं तो समानता का अधिकार, रिजर्वेशन अपने आप में एक तरह से समानता की बांटना है, मतलब देखा जाए तो उस हिसाब से उस समय के तर्क के हिसाब से कि रिजर्वेशन दिया जा रहा है, इसका मतलब कि सब कोई संविधान ने बोल रहा है सब कोई समान है, आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 15 भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं कुछ लोगों को मतलब रिजर्वेशन देकर, तो ये विवाद रखा गया, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मजबूरी क्या है कि उसको तो भाई संविधान के हिसाब से चलना है, और संविधान में इन्फोर्सिएबल है फंडामेंटल राइट, तो सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट के हिसाब से जो सरकार द्वारा जो किए गए प्रयास हैं, ठीक है, मतलब जो रिजर्वेशन है उसको रद्द कर दिया गया। तब अब इमेजिन करो तुम सरकार हो, तुम्हारी पूरी गवर्नमेंट है, तुम सुधार करना चाहते हो, नया नया देश स्वतंत्र हुआ है, सब लोग चाहते हैं, तुमसे उम्मीद लगा बैठे हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, और तुम कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारा फैसला पलट दिया कि तुम कुछ करने का प्रयास कर रहे हो। तब क्या करोगे तुम अपने आप को इमेजिन करो वहाँ पे तुम जवाहरलाल नेहरू हो मतलब ऐसा सोच मत लेना, मतलब इमेजिन करो, तब तुम क्या करोगे, तब तुम संशोधन करोगे कि भाई संविधान में ऐसा लिखा गया है ना, मतलब बेस क्या था सुधारने का, संविधान था, और मैं संविधान को चेंज करूँगा तभी मैं ऐसा कर पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि फिर कुछ करूँगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, फिर फंडामेंटल राइट का हवाला देकर फिर संशोधन कर देगा, ठीक है। तो पहली बात तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और दूसरी बात फंडामेंटल राइट के बेस पे सब हो रहा था, फंडामेंटल राइट ही बनाना पड़ेगा नया फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो जो सबसे पहला संविधान संशोधन है, ठीक है, 1951 में हुआ था, उस टाइम जो 2 आर्टिकल्स जुड़े हैं, ठीक है, मतलब 2 आर्टिकल्स में कुछ बदलाव हुए हैं, एक 31 में है और एक 15 में है। तो 31 में वहीं देखो यहीं से जुड़ा क्या, 2 ही चीज़ से जुड़ा, एक ज़मींदारी से और एक एजुकेशन से। तो जो ज़मींदारी से जुड़ा था उसको 31 में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बना दिया, ठीक है, और उसको उसी समय 9th शेड्यूल बनाकर उसमें डाल भी दिया, ठीक है। ये देखना 9th शेड्यूल का मतलब होता है जुडिशल रिव्यू नहीं होगा, ठीक है। और एक तो ज़मींदारी वाला हो गया ये, और दूसरा है कि मतलब 15 अगर आर्टिकल 15 पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में तो 3 तक ही होता है, मूल संविधान में 3 तक ही है, और लेकिन 15(4) में बोल दिया कि एससी एसटी और जो भी अदर मतलब कास्ट हैं उनको शिक्षा के लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है, मतलब विशेष प्रावधान किया जा सकता है। समझ रहे हो क्या हो रहा है जो मूल था संविधान संशोधन करने पे, संविधान में संशोधन मतलब ऐसे कुछ करने पे, ठीक है, केस गया फंडामेंटल राइट को लेकर और वो पलट गया, बेस क्या था फंडामेंटल राइट। तो संविधान संशोधन करके ही उसमें फंडामेंटल राइट डाल दिया कि अब ये तो मूल अधिकार हो गया, तो मूल अधिकार तो है ही, अब आप ऐसे नकारेंगे कैसे, क्योंकि मूल अधिकार तो उस टाइम से मानना है, ठीक है। तो वैसे ही हो गया, ठीक है, मतलब एक मस्त चीज़ है ये, मज़ा आ गया पढ़ के, ठीक है। उसके बाद क्या होगा तुम सोचो कि अच्छा हाँ तुमने बना दिया, तुमने संशोधन भी कर दिया, अब जो वो अमीर वर्ग था, जो जमींदार वर्ग था, जिसने शिक्षा के लिए विरोध में केस किया था चंपाकई दुराई राजन, और जो जमींदार वर्ग थे, जो मतलब प्रभुत्व वर्ग था, जो फंडामेंटल राइट के पक्ष में थे कि सभी समान है, संपत्ति का अधिकार है, ये है वो है, अब तुम क्या करोगे, उनके अधिकार छीन लोगे तो वो शांत बैठेगा, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। तो एक शंकरी प्रसाद था, ठीक है, उसने केस किया, वही जमींदार वर्ग ही था, ठीक है, केस किया, और जो उसका वकील था उसने कहा कि सर आर्टिकल सर जो पहला संविधान संशोधन किया गया है वो अवैध है, क्यों, क्योंकि जो 13 है उसमें कहा गया है कि मैं कोई ऐसा संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो, 13 में कहा गया है, एकदम कहा गया है।
और इन्होंने 368 के हिसाब से संशोधन कर दिया है। इसका मतलब मूल अधिकार में संशोधन कर दिया है इन्होंने। तो और उसमें ये भी कहा गया है कि जो कानून की परिभाषा है, मतलब किस किस चीज़ से संशोधन नहीं किया जाएगा, तो ये कहा गया है। तो जो संविधान संशोधन है वो भी तो एक तरह का मतलब कानून ही है ना, और कानून के द्वारा तो ये नहीं किया जा सकता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अच्छा, तो आप बताइए, सरकार देखिए, जब सरकार मजबूत होती है तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा मतलब दब जाता है, एक तरह से देखा जाए तो। तब अब सरकार के पक्ष में सरकार ने अपना पक्ष रखा। उसने कहा कि 13 में संविधान संशोधन का बात नहीं कहा गया है। संविधान संशोधन एक नया चीज़ है। मतलब क्या नया चीज़ है कि संविधान ही बदल गया, ठीक है, मतलब एक नया मतलब नया चीज़ जुड़ गया। तो 13 को और संविधान संशोधन को अलग माना, ठीक है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बात मान लिया, और उसने मतलब बात मान लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है, वो जो पिछला संशोधन किया था वो लागू रहेगा, और ज़मींदार वर्ग मुँह बनाकर बैठ गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद 64 में, ठीक है, एक अमेंडमेंट किया सरकार ने, और वो अमेंडमेंट वही मतलब वही ज़मींदार से संबंधित था। तो राजस्थान और पंजाब में कुछ एक्ट बना, ठीक है, और उसको डाल दिया गया 9th शेड्यूल में। और जब 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, इसका मतलब नहीं, रिव्यू होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन केस हुआ, ठीक है, इसके विरुद्ध केस हुआ। सज्जन सिंह ने केस किया और गोलकनाथ ने केस किया, ठीक है। वहीं राजस्थान के सज्जन सिंह थे और गोलकनाथ थे पंजाब के, ठीक है। तो तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं के पक्ष में फैसला लिया, ठीक है। लेकिन गोलकनाथ केस में सारा मामला गोल गोल हो गया भाई। हाँ, पलट गया मामला। कैसे पलट गया? तो उसका बात ये था कि इसके पीछे हम लोग को बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, और हमारा थीम क्या रहेगा। हमारा थीम ये रहेगा कि जब जब सरकार मजबूत होती है, न्यायपालिका उसके पक्ष में रहता है। जब सरकार कमज़ोर होती है, कमज़ोर होती दिखती है, तो न्यायपालिका पावर में आती है। न्यायपालिका मतलब अपनी क्षमताएं बढ़ाती हैं और अब फैसला अपने मन से देती हैं, ठीक है। तो 1967 में ऐसा क्या हो गया था कि सरकार कमज़ोर हो गई थी, कि सरकार के विरुद्ध उसने फैसला दे दिया था। तो ये हुआ था 62 में डेथ हो गया था। मतलब 62 में नया राष्ट्रपति आ गए थे, सर्वपल्ली जी। 64 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और ऐसे 66 में फिर लाल बहादुर शास्त्री भी मर गए, वो पीएम थे। 66 में इंदिरा गांधी पीएम बनी, ठीक है। और जब इंदिरा गांधी पीएम बनी तो क्या हुआ, 67 ये समय था, मतलब 62 के बाद 67 आता है, ठीक है। तो 67 में चुनाव होना था। देख चुनाव कैसे हुआ, 52 से 57, 57 से 62 और 62 से 67। तो ये 67 है, चुनाव का समय है, 5-5 साल का गैप होता है ना जो। तो लोकसभा तो भंग होगी, अब नया चुनाव होगा। लेकिन इस समय जो चुनाव हुआ वो गड़बड़ा गया। कांग्रेस की पार्टी कमज़ोर हो गई, 6 राज्यों में हार गई, और सीटें भी उन्हें बहुत कम मिली, लगभग 262 के आसपास। यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन लगभग 262 के आसपास सीटें मिली थी उन्हें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी कमज़ोर हो रही है, ठीक है। तो यहीं 67 है। तो पार्टी कमज़ोर होती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है, ठीक है। मतलब वो अपने मन से फैसला देगा, उसके मन जो करे। तो गोलकनाथ में क्या कहा गया कि भाई साहब, अगर आप संविधान संशोधन करके मूल अधिकार का उल्लंघन कीजिएगा तो हम उसको पलट देंगे, उसको खारिज कर देंगे। मतलब मामला पलट गया, और मामला कहाँ आ गया? मामला आ गया संभ्रांत वर्ग, जो ज़मींदार वर्ग होता है, जो उच्च वर्ग होता है। मैं यहाँ किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि नहीं, देखिए ऐसे एक अमीर है, एक गरीब है, एक फंडामेंटल राइट है, एक तरफ डीपीएसपी है, एक तरफ जो राजा वर्ग हैं, उच्च वर्ग हैं, और एक तरफ सरकार है, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा इधर 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 ही था। जब तक जवाहरलाल नेहरू थे तब तक सरकार की तरफ ही था। लेकिन जैसे ही सरकार कमज़ोर हुई तो इधर चला गया, ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट की तरफ चला गया। क्यों भाई? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मूल काम क्या है? फंडामेंटल राइट की रक्षा करे, ठीक है। सरकार के विरोध में देखो, सरकार के विरोध देखो, जो व्यक्ति के पक्ष में अधिकार है ना, व्यक्ति वाला, वो डीपीएसपी में है, तो वो तो सरकार करेगा ही, क्योंकि उसे वोट लेना है, उसे ये चाहिए वोट। तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सरकार व्यक्ति के पक्ष में नहीं काम करेगा। सरकार समाज, उसे वोट चाहिए तो समाज के पक्ष में काम करेगा। ये कंसेप्ट परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, ठीक है, लेकिन ये बात एक तरह से जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको रखा जा सकता है।
तो वहीं जो व्यक्तियों का अधिकार है उसकी रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। मतलब एक तरह से मैं यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जब अपना फैसला, जब सरकार कमज़ोर होगी तो सुप्रीम कोर्ट अपने रूप में आएगा, मतलब हम फंडामेंटल राइट की रक्षा करेंगे भाई, इस हिसाब से। अब वो क्या करेगा कि मामला पलट देगा, गोरखनाथ में गोल हो जाएगा मामला, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा कि सरकार को बोलेगा भाई आप फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते हैं। तब तुम ये बताओ कि इस बात से सरकार खुश होगी या दुखी होगी? तुमको कोई अधिकार दिए, तुम देखो तुम संविधान बदल सकते हो, तुम्हारे पास ये अधिकार है, और तुमसे छीन लिया जाए तो तुम दुखी होगी नहीं होगी? दुखी होगे। और यहाँ पे केवल ये मामला नहीं है, यहाँ पे मामला ये भी है कि उस टाइम जो हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, ठीक है, उस टाइम हमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब नहीं तो समतामूलक न्याय करना था, ठीक है, हमें विषमता दूर करना था। एक तरफ राजा था, एक तरफ एकदम प्रजा, मतलब भिखारी, गरीब, बहुत मतलब कम संसाधनों से अपना जीवन चलाने वाले, बहुत ही दयनीय स्थिति में जीने वाले लोग थे, ठीक है। और एक तरफ मतलब अपार धन, अपार संपत्ति, हज़ार हज़ार एकड़ में लोगों के पास ज़मीनें थीं, एक-एक लोग के पास राजा थे, ठीक है। उनकी एक अलग विशेषता थी, अलग उनका साम्राज्य था, एक तरह से देखा जाए तो उनके पास धन, अपार संपत्ति थी। इतनी ज़्यादा विषमता, ये मतलब वास्तव में असहनीय ही है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये जो है ना कल्याणकारी कार्य करना, तो यही काम करना था, ठीक है। तो सरकार इससे दुखी हो गई, जनता भी दुखी हो गई, ठीक है। सरकार और जनता एक पक्ष में आ गई कि भाई हम लोग दुखी हो गए, लोग क्या कर लो, ठीक है। तो इंदिरा गांधी इस टाइम पीएम थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी इस टाइम थोड़ा उनको मतलब दुख का सामना करना पड़ा, लेकिन इंदिरा गांधी ने तो कि थोड़ी जिद्दी थी कि नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तब इंदिरा गांधी का इस टाइम, लेकिन इंदिरा गांधी का इस टाइम पावर भी कम है, उनके पास शक्ति भी कम है, वो उतना ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगी, क्योंकि उनके पास मतलब बहुमत उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, जन समर्थन नहीं है, और पार्टी के लोग ही उनके मन मुटाव है उनके साथ, ठीक है, उनका प्रभाव नहीं है पार्टी पे उतनी तरह से। तो अब वो क्या करेंगी, सब कुछ कंट्रोल करना चाहती हैं, ठीक है। तब उन्होंने सोचा कि जनता को अपने पक्ष में लिया जाए। क्यों? क्योंकि जनता के लिए तो ये सब कुछ करना है, ठीक है। तो उन्होंने कि समाजवादी जो नज़रिया होता है उस हिसाब से काम करना शुरू किया है। 10 सूत्री कार्यक्रम लाया जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी था। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि पूंजीवाद और राष्ट्रवाद, समाजवाद में अंतर क्या है कि पूंजीवाद थोड़ा उदारवाद होता है, ठीक है। पूंजीवाद चाहता है कि सब कोई हर क्षेत्र में काम कर सके, हर मतलब कोई भी आर्थिक गतिविधि, कोई भी बिजनेस करो, कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी संपत्ति रखो, ये और एक तरह से ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अमेरिका से जोड़े इसको, मतलब एक इसको एक पक्ष मान लो, ठीक है। दूसरा पक्ष समाजवाद का होता है जो लोक कल्याण, आर्थिक कल्याण, समाज में अर्थव्यवस्था जरूर रहता है, ठीक है। तो डीपीएसपी से जोड़े इसको, ठीक है, डीपीएसपी और सरकार और गरीब, इस सब से जोड़े इसको। तो जो इसी में उधर तो उदारवाद में क्या है, मतलब क्या है, पूंजीवाद वाला समर्थन है, ठीक है। वहाँ पे हर बिजनेस कर सकते हो, कितना भी संपत्ति रख सकते हो, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। लेकिन इधर क्या है थी डीपीएसपी की तरफ कि तुम हर बिजनेस नहीं कर सकते हो, कुछ बिजनेस पे सरकार अपना प्रभुत्व बनाएगी, अपना एक अधिकार रखेगी, और वो अधिकार नहीं होगा, तो इसलिए उदार नहीं है। पूंजीवाद को उदारवादी कहा जाता है, इसका मतलब यही है कि पूंजीवाद हर कुछ कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कर सकता है। तो ये हम समझ रहे हैं डीपीएसपी, मतलब डीपीएसपी के पक्ष में एक तरह से काम करने का, काम गरीबों के पक्ष में काम करने का शुरू करेंगे इंदिरा गांधी, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी जो 3-4 कुछ प्रोसेस लाएंगी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना है, जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका राष्ट्रीयकरण करना है, जो शहरी लैंड है, जो ज़मीन है उसका सीलिंग करना, मतलब ज़मींदारी को सिकोड़ना है, ठीक है। ज़मींदार एक ही व्यक्ति के पास ज़मीन नहीं होना चाहिए, जो प्रीवी पर्स को ख़त्म करना है। वही जो राजा महाराजा थे ना, उन्हीं को एक सरकार की तरफ से एक भत्ता, एक पेंशन, एक पैसा मिल रहा था, मोटा पैसा सरकार की तरफ से, और वो क्या था, जिसको चार्ज एक्सपेंडिचर बोला जाता है वो था। तो उसको ख़त्म करने का मतलब पूरी तरह से अमीरों के विरोध में था, एक तरह से देखा जाए फंडामेंटल राइट के विरोध में था, ठीक है। और पूरी तरह से इधर जो जनता है, जो गरीब जनता है, उनके समर्थन में था, ठीक है। तब इस टाइम जो मोरारजी थे वो गुस्सा हो गए, और जो भी कांग्रेस के लोग थे वो गुस्सा हो गए, बिना पूछे या हमसे बिना चर्चा किए ये कैसे घोषणा कर दिया तुमने, ठीक है, इस टाइप में। और इस टाइम देखो क्या हुआ, 69 का समय है, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। क्यों? क्योंकि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है।
अब एक राष्ट्रपति तो चाहिए ही, ठीक है, तो वीवी गिरी बन गए हैं राष्ट्रपति इस टाइम। लेकिन वो तो टेम्पोररी ही ना है, अमेरिका थोड़े है कि परमानेंट बन जाएंगे, ये टेम्पोररी बने हैं। और इस टाइम क्या होता है कि नीलम संजीवा रेड्डी उठते हैं कांग्रेस के पार्टी की तरफ से। देखो यहाँ पे पहली बार विडंबना हो रही है कि कांग्रेस में भी इंदिरा गांधी ही हैं, ठीक है, लेकिन कांग्रेस में तो कि एक गुट है वहाँ पे जो प्रभावी वर्ग है, भले पीएम है इंदिरा गांधी, लेकिन उनका उतना प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो जो प्रभावी वर्ग है, जो अध्यक्ष हैं नीलम संजीवा रेड्डी हैं या जो भी कामराज हैं, और जो भी सदस्य हैं बड़े बड़े, और नीलम निजलिंगप्पा है, इन सारों ने मिलकर, मतलब इन सारों ने मिलकर नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया। उसके बाद सॉरी बनाया। लेकिन इंदिरा गांधी जानती थी कि भाई अगर ये बन गया ना राष्ट्रपति तो मेरा जीना आराम कर देगा। तो इसने क्या कोशिश किया, इंदिरा गांधी ने क्या कोशिश किया, इन्होंने कोशिश किया कि हम वीवी गिरी को ही बनाते हैं, क्योंकि वीवी गिरी जो थे ना वो समाजवादी टाइप के व्यक्ति थे, ठीक है, समाजवादी। और इंदिरा गांधी समाजवाद के पक्ष में ही हैं, ठीक है, मतलब गरीबों व्यक्तियों के पक्ष में, जनता के पक्ष में, आम जनता के पक्ष में, जो भारत का औसत जनता थी उसके पक्ष में थी, ठीक है। तो वीवी गिरी के विचार इनसे मैच करते थे। तो इन्होंने सोचा कि वीवी गिरी मतलब ट्रेड यूनियन के कुछ लीडर रह चुके थे इस टाइप में वीवी गिरी, तो इनको बोली कि आप लड़िए राष्ट्रपति के चुनाव, आप भी लड़िए। तो वो तो उस टाइम खुद राष्ट्रपति थे, मतलब टेम्प्रोरी थे, क्या बोलते हैं उसका, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तो उस टाइम एक्ट लाया गया, ठीक है, और उसमें ये कहा गया कि जब थी नहीं था कि वो जो प्रोसेस है राष्ट्रपति बनने का, कि जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो कौन राष्ट्रपति बनेगा, मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। फिर उसके बाद वो जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सीजीआई होता है, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, वो बनेगा, उसके मतलब राष्ट्रपति बनेगा जब वो नहीं रहेगा। तो मतलब जब उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा। तो अब क्या हुआ कि चुनाव हुआ, और इंदिरा गांधी ने समर्थन तो कर रही थी, सब कुछ को मालूम भी था, लेकिन अब खुलकर सामने आई, क्योंकि उनको लगा कि अगर खुलकर सामने नहीं आऊँगी तो वो प्रभाव नहीं होगा, और शायद हम मतलब शायद बीबी गिरी हार जाएंगे, ठीक है। तब उनका प्रभाव तो पहले से ही नहीं है। तो उन्होंने खुलकर सामने आई और सबके सामने बात रखा कि अंतरात्मा की आवाज़ से वोट दीजिए, ठीक है। तो लोगों ने अंतरात्मा की आवाज़ तो सुन ली और वोट भी दे दिया। तो बहुत कम गैप के साथ ही, लेकिन सेकेंड काउंटिंग के बाद बीबी गिरी जीत गए। तो एक अच्छा चीज़ ये हुआ, मतलब इंदिरा गांधी के साथ अच्छा चीज़ ये हुआ, ठीक है। जो मोरारजी देसाई हैं उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। वो तो मतलब मोरारजी देसाई थे बम्बई प्रांत में, गुजरात बम्बई ये पहले एक ही था, ठीक है, तो उसी प्रांत के थे। तो वो पूंजीवादी माइंडसेट के ही थे, ठीक है, तो उन्हें उन्हें इस्तीफा दे दिया, हटा दिया गया, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, इंदिरा गांधी से पूरा कांग्रेस पार्टी गुस्सा हो गया, मतलब अरे ऐसे कर दिया, कैसे कर दिया तुमने, ठीक है, इस टाइप में। और पार्टी हो गया स्प्लिट, दो भागों में बढ़ गया, एक तरफ इंदिरा गांधी और एक तरफ आई, एक तरफ कांग्रेस आर हो गया, मतलब इंदिरा गांधी वाला, या आई हो गया, ठीक है, इंडिकेट बोला जाता है। और एक सिंडिकेट जो ग्रुप था, जो प्रभावी ग्रुप था, वो ओरिजिनल उसको बोला जाता है, कांग्रेस ओरिजिनल, ठीक है। तो उसको एक तरफ वो हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात यह है कि इंदिरा गांधी के साथ जो उनका पक्ष था वो कमज़ोर पड़ गया। क्यों? क्योंकि जो मतलब एक पार्टी स्प्लिट हो गया तो बहुत समर्थन तो छीन जाएगा ना उनसे। अब इंदिरा गांधी अल्पमत में आ गई, तो सरकार को बनाए रखने के लिए डीएमके के पार्टी थे एम करुणानिधि, जो अभी उनका पीढ़ी चल रहा है वहाँ तमिलनाडु में, याद रखो, देखो उस टाइम वो नए नए सीएम बने थे। तो उन्होंने क्या किया कि इंदिरा गांधी को समर्थन दिया, ठीक है। और इंदिरा गांधी, देखो इंदिरा गांधी थोड़ी नहीं था कि जीवट वाली व्यक्ति थी, नहीं तो डर डर के रहने वाली नहीं थी वो थोड़ी ऐसी थी, जिसको कठोर भाषा में कहें तो तानाशाह माइंडसेट की, या अगर थोड़ा और नरम भाषा में बोला जाए तो मतलब दृढ़ विश्वास वाली, ठीक है। और थोड़ी अक्खड़ अमायिक, थोड़ी ज़बरदस्त का टाइप की थी। तो उन्होंने गरीब, अब फिर जब ऐसा हो गया तो थोड़ा काम करना शुरू किया बैंकों के पक्ष में, ठीक है, राष्ट्रीयकरण किया। अब देखो ये एक संकेत था, ठीक है, कि जो आम जनता है वो समझे कि इंदिरा गांधी हमारे लिए कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो सीधे 14 बड़े बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसकी भी संपत्ति 50 करोड़ से ज़्यादा थी, ठीक है। और क्षतिपूर्ति का प्रावधान था, तो वो एक ट्रिब्यूनल बनाकर बोल दिया कि 10 साल बाद मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब कि हो गया। तो इस राष्ट्रीयकरण के खिलाफ केस हुआ, आरसी कूपर केस, ठीक है। और इसमें नहीं था कि इसको एकदम पूरी तरह से नकार दिया गया, ठीक है, मतलब इसको रद्द कर दिया गया। ये जो राष्ट्रीयकरण वाला प्रोसेस है बैंकों का राष्ट्रीयकरण वाला,
जो आरसी कूपर केस है वो भी एक शेयर होल्डर था 2-3 बैंकों में, ठीक है, ज़्यादा शेयर था इसका, तो इसने केस किया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सरकार कमज़ोर है, ठीक है, और उसका जब सरकार कमज़ोर है तो फंडामेंटल राइट के पक्ष में ही झुकेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को ख़त्म कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति था वो कौन था, A.N. राय या A.N. रे, दोनों में से अजीत नाथ राय। ये इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जब केशवानंद भारती केस आएगा तो वहाँ पे हम इसको देखेंगे, ठीक है। अभी समय हो रहा है वहीं 69 का समय हो रहा है, ठीक है। अब A.N. राय ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन सरकार तो हार ही गई, 10-11 जजों की बेंच थी, जब 10 ने विरोध में फैसला दिया, तो राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का पूरा मामला निपट गया, मतलब वो ख़त्म हो गया, वो नहीं हुआ, राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, ठीक है, सरकार के विरोध में फैसला आया। तो जब सरकार के विरोध में फैसला आया तब अब तो मुश्किल हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, इंदिरा गांधी ने एक बार फिर प्रयास किया। उन्होंने क्या किया कि प्रीवी पर्स वाला मामला है, ये तीनों जो मामला है ना, जमींदारी वाला और ये राष्ट्रीयकरण वाला और प्रीवी पर्स वाला, ये जैसे मैं बताऊंगा, अभी सुनो पहले। तो 70 में उन्होंने क्या किया कि प्रीवी पर्स को ख़त्म करने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक लाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रीवी पर्स मतलब होता है ना कि जो रजवाड़े थे, ठीक है, जो रियासतें थीं, वो भारत में शामिल पूरी तरह से हो गए हैं। इनके लिए एक नहीं था कि इसके लिए कंपनसेशन के तौर पे, मतलब कंपनसेशन नहीं, मतलब एक सहायता के रूप में उन्हें हर महीने कुछ राशि मिलती थी सरकार की तरफ से, ठीक है, वो बहुत मोटी रकम होती थी, ताकि उनकी राजवाड़ी तरीके से अपना जीवन गुजार सके, ठीक है। तो वहीं प्रीवी पर्स था, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए इंदिरा गांधी ने जब संविधान संशोधन विधेयक लाया, तो लोकसभा में तो पास हो गया, ठीक है, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ। तो इंदिरा गांधी ने इस तरह में क्या किया कि जो राष्ट्रपति के आदेश मतलब एक नहीं था कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है या ऑर्डर जारी करता है, तो ये क्या किया कि जो 366 आर्टिकल के थ्रू, मैंने ये जानने की जरूरत नहीं है कि 366 में है, लेकिन बस ये जानना है कि आर्टिकल्स में, जिस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि इस परिभाषा के तहत आप राजा होते हैं और आपको प्रीवी पर्स मिलेगा, उस परिभाषा को, मतलब जो राजा की परिभाषा थी उसको चेंज करवा के उन राजा को बाहर निकाल दिया। तो माधवराव सिंधिया, जो ज्योतिराज सिंधिया हैं उनके पूर्वज, उन्होंने केस किया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो ये आदेश है इसको कैंसिल कर दिया, मतलब खारिज कर दिया। देख रहे हो, इंदिरा गांधी प्रयास करते जा रही हैं, हारते जा रही हैं, करते जा रही हैं, हारते जा रही हैं। उधर तो गोरखनाथ में 67 में एक बार हारी, क्या बोल दिया कि संशोधन नहीं कर सकते हो। दूसरी बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण की 69 में, उस टाइम भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ठीक है। और जब प्रीवी पर्स को ख़त्म करने की कोशिश की, 3 चीज़ में हार मिला है और तीनों को बदल लेंगे आगे वो चलकर, तो वहाँ यहाँ पे भी खारिज कर दिया। तो इंदिरा गांधी इस टाइम दुखी हो गई, ठीक है, और उन्होंने बोला कि सुनो, सरकार कमज़ोर है इसीलिए ये सब हो रहा है, ठीक है। वो समझ गई थी, कंसेप्ट समझ गई थी वो, सरकार कमज़ोर है इसलिए ये सब हो रहा है, अब सरकार को हटाओ पहले, मतलब चुनाव कराओ पहले, ठीक है। और उन्होंने पूरा मतलब जोर न जम के एकदम अपना पार्टी का जो प्रचार किया वो किया, सब किया, ठीक है। और गरीबी हटाओ का नारा दिया, ठीक है। और बोला कि हम लोग तो देखो, आप लोग तो देख ही रहे हैं कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार, सुप्रीम कोर्ट है कि मानती ही नहीं, इसके लिए हमें अथी चाहिए, मैं इसके लिए सरकार मौजूद होनी चाहिए, ठीक है, आप जिताइए हमें, ठीक है, इस टाइप में। और गरीबी हटाओ, और पीछे हिंट दे थी, 1 2 3 प्रयास की थी, वो हिंट था, हिंट, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसी बीच उन्होंने जब जब चुनाव ना हुआ, 352 सीटें मिली पूरी बहुमत के साथ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जीत गई, सरकार बन गया इनका। तो जैसे सरकार बना, सीधे ही इन्होंने मतलब उस टाइम कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ माहौल कुछ गड़बड़ चल रहा था, ठीक है। तो उन्होंने यूएसएसआर से संधि कर लिया, ठीक है, कि ठीक है भाई, वो जो गुट निरपेक्ष वाला मामला चलता रहेगा, लेकिन हम आपके पक्ष में रहेंगे, थोड़ा मतलब आप मैनेज कर लीजिएगा, अगर अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या जो भी चीन हो, अगर हमसे कुछ इधर उधर हो, क्योंकि चीन से युद्ध हो चुका था, ठीक है, पाकिस्तान से युद्ध हो चुका था 65 में, ठीक है, उधर अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था। तो ये जो सारे अंतर्राष्ट्रीय माहौल थे वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे थे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति चाहिए था, ठीक है। तो यूएसएसआर के साथ संधि कर लिया था, ठीक है। तो ये, हाँ ठीक है, उसी टाइम 1971 बांग्लादेश वॉर, 13 दिन के अंदर ये मामला समाप्त, नया बांग्लादेश बन, मतलब पाकिस्तान वॉर हुआ, बांग्लादेश बन गया, ठीक है, इस टाइप में हो गया। अब देखो क्या क्या हुआ है, 352 वोट से जीत के आई हैं, पूरी बहुमत के साथ पीएम बनी है। और
एक देश, एक मतलब क्या होता है, एक देश ही बन गया बांग्लादेश, नहीं तो पाकिस्तान को दो भाग में बांट दी। इनका स्वरूप जो है ना वो एकदम एक ही बार में ऐसे बड़ा हो गया, मतलब इमेज, जनता में जो इमेज है इनका, मैंने बहुत ही पावरफुल लीडर, पावरफुल पीएम बन के उभरी इंदिरा गांधी। जो जो तीन नुकसान पीछे इन्होंने जो तीन चीज़ें झेली हैं उन सबको उल्टा करेंगे, ठीक है। गोलकनाथ तीन कहाँ चोट मिला था, एक गोलकनाथ में वाला में, एक बैंक का राष्ट्रीयकरण में, और एक प्रीवी पर्स में। तीनों का दिन निपटाएंगे। 24वां संशोधन, 25वां संशोधन, 26वां संशोधन। 25वां में क्या करेंगी, वहीं जो बोल रहा है कि कि मतलब 13 के अंतर्गत ही है संविधान संशोधन, मतलब संविधान 368 कि संविधान संशोधन तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि 13 में मना किया गया कोई कानून के द्वारा मूल अधिकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो ये 368 से करती थी, तो उसके अंदर शामिल कर दिया। तो इसीलिए अब क्या बोल रही हैं कि ना 13 के अंदर 368 है और ना 368 के में शामिल है 13। दोनों एक दूसरे से अलग है, कोई संबंध नहीं है दोनों में। इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि हम 368 से संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अपने पक्ष में फैसला कर, मतलब एक्ट बना दी, ठीक है, संविधान संशोधन करके। और 25वां संविधान संशोधन, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें ये था, वो जो राष्ट्रीयकरण का मतलब संपत्ति का जो मुद्दा है वो, ये 29B और जो 39B और 39C है उसको 14, 19 और 31 से बड़ा मतलब बना दी, ठीक है, कि उसके ऊपर रहेगा ये। मतलब कुछ मूल अधिकार हैं, जैसे कि जिनके बेस पे चुनौती मिलता था सामाजिक कार्यों को, ठीक है, तो उनको छोटा घोषित कर दिया इनसे। 39 मतलब जो सामाजिक कार्य हैं, सामाजिक कार्य का मतलब ये हुआ कि जो लैंड रिफॉर्म हो रहा है, चाहे जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है, वो वो उस टाइप अगर वैसे सुधार किए जाएंगे ना, तो ये नहीं कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है इसीलिए हम उस बेस पे केस करेंगे, तो इस ये नहीं होगा अब, ठीक है। क्योंकि अब वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सामाजिक 39B 39C, ठीक है। तो एक ये काम निपट गया। दूसरा, तीसरा क्या बचा, प्रीवी पर्स वाला। अब प्रीवी पर्स में क्या किया कि जो राजा का विशेष अधिकार है उसको समाप्त कर दिया, ठीक है, संविधान से हटा ही दिया। वो जो आर्टिकल्स थे जिनके बेस पे ये मतलब बने हुए थे प्रीवी पर्स के अधिकारी, उसको ही हटा दिया, ठीक है। और 366 तो रहने दिया, लेकिन राजा का परिभाषा बदल दिया, ठीक है, मतलब जिसमें परिभाषा था वो उसे बदल दिया। मतलब कुल मिलाकर पीवी प्रेस निपटा दिया, राष्ट्रीयकरण वाला मामला निपटा दिया, और गोकुलनाथ का जो गोलकनाथ वाला मामला था उसको निपटा दिया, ठीक है। अब एक और, अब इसका अगला चरण क्या था कि अब फिर अपना सुधार करना शुरू करें, ठीक है। तो केरल भूमि सुधार अधिनियम आया, ठीक है, मतलब वो मतलब राज्य का ही था, ठीक है, राज्य का एक था, और उसको 9 से डाल दिया। तो यहीं पे अब केस आनंद भारती केस होगा, ठीक है। ये सारा होने के बाद, ये जो सारा चीज़ हुआ अभी तक, ठीक है, इसके बाद क्या क्या हुआ, तो हुआ ये कि शुरू में तो जब मैं सामाजिक कार्य बोल रहा हूँ, आप समझिएगा, जो विषमता को खत्म करना है, समतामूलक समाज की स्थापना करना है, अमीरों से संपत्ति लेकर गरीबों को बांटना है, ये सारा चीज़ मैं सामाजिक न्याय बोल रहा हूँ बस, ठीक है, आप समझिएगा। जब सामाजिक न्याय के काम शुरू हुए, मतलब जब आरक्षण मिला शुरू हुआ, भूमि सुधार होना शुरू हुआ, तब अमीरों ने केस किया। अमीर यहाँ पे कोई पक्ष का बात नहीं है, बस समझने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ कि समझ आ जाए, ठीक है। तब जो संभ्रांत वर्ग हैं उन्होंने केस किया। केस में सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी थी कि वो फंडामेंटल राइट के पक्ष में न्याय दे, फंडामेंटल राइट के पक्ष में न्याय दिया। अब सरकारों ने संशोधन करना शुरू किया, तो उस टाइम मजबूत सरकार थी नेहरू की, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष लिया। लेकिन जब 67 में सरकार कमज़ोर हुई तो फंडामेंटल का पक्ष लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उस टाइम पक्ष लिया, और उस टाइम क्या किया कि मतलब ये जो परिभाषा है संशोधन करना संविधान का मूल अधिकार का, तो उसको हटा दिया, बोला कि नहीं कर सकते वो संशोधन। जब इससे गुस्सा आया इंदिरा गांधी को, तो उन्होंने कुछ मतलब जनता को मैसेज, अब हमको लगता है पहले वो प्लान बना चुकी थी कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो क्या किया कि राष्ट्रीयकरण वाला काम किया, फिर उसमें फेल हुई, फिर प्रीवी पर्स किया, फिर उसमें फेल हुई, ठीक है। और फिर क्या किया कि अब बोली कि नहीं भाई, राष्ट्रपति को बोली कि चुनाव कराना है, ठीक है, लोकसभा भंग कराई, ठीक है, प्रचार किया अपना, और पिछला हवाला देके कि देखो ऐसा किया था लेकिन हार गए, ऐसा किया था लेकिन हार गए, हम तो करना चाहते हैं तुमको काम, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। सरकार आज बीच में आ जा रही है, ये अमीर वर्ग बीच में आ रहे हैं, सर मुझे शक्ति दो, मुझे पीएम बनाओ, मुझे मतलब जिताओ, मुझे पीएम तो वो तो पार्टी बनाएगी, लेकिन ठीक है, मुझे एमपी बनाओ, मुझे जिताओ, ठीक है, मैं करूँगी काम। जैसे ही पीएम बनी बांग्लादेश वाला, तो वो तो नहीं था कि सोना पे सुहागा, तो वो जो पीएम तो बनी थी वो सब करके, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया कि बांग्लादेश वार हो गया, तो दो भाग में, और राष्ट्रवाद कितना बड़ा मुद्दा है भारत में आप जानते ही हैं, लोग एकदम गदगद होंगे कि वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, इस टाइप में। अब इसके बाद क्या हुआ,
इसके बाद ये होगा कि जैसे आएंगी तो लगातार संशोधन करेंगे, पिछला जो 3 चीज़ में फेल हुई थी उसी 3 चीज़ों को इधर ख़त्म करेंगे, ठीक है। और चौथा काम के रूप में, चौथा जो काम करेंगे ना, वो आएगा केशवानंद भारती का बेस। जब मतलब वो केरल गवर्नमेंट, जब केरल और शुरू से तो केरल में कांग्रेस ऐसा कर रहा है, तो जब केरल गवर्नमेंट विधेयक आएगा, मतलब भूमि सुधार का आंदोलन जो आएगा, वह अधिनियम जो आएगा और उसको 9 शेड्यूल में डाला जाएगा, तो वहीं के एक मठ के जो क्या बोला जाता है उसको, मठ के स्वामी, वो क्या करेंगे, केस करेंगे। लेकिन अब एक फिर वही चीज़ ध्यान रखना है, क्या, जब सरकार मजबूत होगी सुप्रीम कोर्ट चुपचाप उसके साथ हो जाएगा, मतलब विनम्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वही हुआ, सरकार मजबूत है इंदिरा गांधी की। आप सोचिए कि इंदिरा गांधी की इस समय इमेज कैसी है एक तरफ उतने बड़े वोट से जीत गई हैं, दूसरी तरफ थी बांग्लादेश को दिखा रहे थे, मतलब इंदिरा गांधी के समर्थन में जन समूह एकदम बड़ा हुआ है, ठीक है उस टाइम। अब केस होगा तो आप ही दिमाग लगाइए क्या होगा। सीधी सी बात लग रही है, मतलब हम लोग जो कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं उसके हिसाब से कि इंदिरा गांधी के पक्ष में ही फैसला आएगा, ठीक है। पक्ष में तो फैसला आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार क्या करो अब, तो ठीक है, मतलब उन्हें था कि बीच बीच में खेल लेना। पक्ष में दे दिया कि हाँ ठीक है आपने जो जो किया है संशोधन सब सही है, सब सही है, सब सही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को भाई अपना भी काम करना है। मूल ढांचा का सिद्धांत यही है केशवानंद भारती का सबसे प्रोडक्टिव चीज़। केशवानंद भारती में केशवानंद भारती हार गए भाई, वो हार गए, लेकिन संविधान जीता है हमारा। संविधान जीत कैसे गया, ये मूल ढांचा का सिद्धांत है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप हर हिस्से में संशोधन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं कर सकती हैं। और जब जब आप संशोधन करेंगे ना, हम चेक करेंगे, उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे, ठीक है। और अगर मूल ढांचा हुआ तो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब इंदिरा गांधी कन्फ्यूज हो गई कि खुश होंगी कि दुख हों। तो देखो इस समय आदमी अगर कमज़ोर होता है ना तो खुश होकर काम चला लेता है, ठीक है। लेकिन जब मजबूत होता है ना, खुश होने वाला ठीक है, दुखी क्यों किए पहले ये बताओ। तो जो दुखी किया कि मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकते हो, उस चीज़ का बदला लूँगी, ठीक है। मतलब उसका नेगेटिविटी उसको लेकर बुरा मान गई, ठीक है। अब उसको बुरा मान गई तो अब क्या करेंगी, अब यहाँ से दुश्मनी कहाँ से शुरू हो जाएगा, जुडिशियरी और गवर्नमेंट में, ठीक है। तो इसके बाद मतलब क्या बोलूँगा मैं कि जब नहीं था कि सीकरी जी तो रिटायर हो गए हैं, केशवानंद भारती का फैसला देके सीजीआई थे उस टाइम, ठीक है। सीकरी जी 13वें सीजीआई थे, देखो 73 में हुए 13वें सीजीआई, ठीक है। 14वें सीजीआई ए एन राय, जो पीछे मैंने बोला था ए एन राय आएंगे बीच में। और वो कहाँ कौन थे, जब राष्ट्रीयकरण वाला फैसला हुआ था, ठीक है। तो राष्ट्रीयकरण वाला में एक ही व्यक्ति समर्थन में था सरकार के, वो कौन था, ए एन राय था, ठीक है। और ये इसका मतलब ए एन राय इंदिरा गांधी के पक्ष में था एक तरह से शुरू से ही, ठीक है। तो उस ए एन राय को इन्होंने सीकरी के बाद दूसरे व्यक्ति थे वरिष्ठता के नियम के हिसाब से। देखो अभी तक पहले एक ही व्यक्ति नेहरू जी ने एक बार जुडिशरी में हस्तक्षेप करने की कोशिश किया था, ठीक है, शुरुआत में कि आप मुखर्जिया को थी बना दीजिए, मेरे हिसाब से मतलब क्या सीजीआई बना दीजिए। तो तब उन्होंने मुखर्जिया के साथ में अन्य जो लोग थे, जो जज थे, उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया था। तो राजीव गांधी बोले, नेहरू जी रुक गए कुछ नहीं बोले, ठीक है। फिर अपनी परंपरा चलती रही कि सबसे वरिष्ठ जो होगा वो सीजीआई बनेगा, सीजीआई चीफ जस्टिस। लेकिन इंदिरा गांधी जब आई तब वरिष्ठता के नियम के हिसाब से सैलेट बनने वाले थे, शायद सैलेट बनने वाले थे, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई ए एन राय आप सीजीआई रहेंगे, ठीक है। मतलब उस टाइम में कुछ बातें हुई और उनको सीजीआई बनाया गया। तो ये जो तीनों तरफ थे इधर, मतलब जिन्होंने सरकार के विपक्ष में, भाई विपक्ष कैसे बोलूँ मैं, पक्ष में ही था। आपने जो संशोधन किया था उसको मान ही लिए सुप्रीम कोर्ट ने, बस मूल ढांचा संशोधन दे दिया था। तो आपने जो पक्ष में दिया उसको आपने ध्यान नहीं दिया, जो विपक्ष में था उसको ध्यान दे दिया। यही बात है, गुस्सा वाला आता है कभी कभी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो ए एन राय उनके पक्ष में, अभी भी पक्ष में ही थे सरकार के, तो उनको सीजीआई बनाया गया, ठीक है। तो एक ये चीज़ हुई और इसके बाद फिर आगे जो हमीदुल्ला बेग थे उनको भी ऐसे ही बनाया गया, ठीक है। उसके बाद 93 तक मतलब जो सरकार के पक्ष में है वो सीजीआई बनेगा, इस टाइप में चलने लगा, ठीक है। लेकिन भाई जुडिशरी है, थोड़े समझदार लोग रहते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने कोशिश किया कि 1993 में मतलब ये जुडिश तो ये परंपरा बन गई कि सरकार वाला। लेकिन फिर अब क्या 1993 में उन्होंने कोशिश की, उन्होंने उसके बाद एकदम फिक्स कर दिया कि वरिष्ठता वाला ही चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद केशवानंद भारती का, अब देखो अब जो ये अजीत नाथ राय हैं, इन्हीं के समय आपातकाल लागू हुआ।
आपातकाल में हेबियस कॉर्पस केस हुआ, उसके बारे में हम अगले वीडियो में करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे। इसी समय उन्होंने इसको जो जिस चीज़ से दुखी थे, ये तो इंदिरा गांधी के पक्ष में थे। इंदिरा गांधी ने तक की सहमति बना रहे थे कि ये जो मूल ढांचा है ना, इसको हटाना है, क्योंकि इससे सरकार खुश नहीं है, ठीक है, इसको हटाने का प्रयास कर रहे थे। तो ननी पालकी वाला आए उस टाइम, एकदम विरोध किया, अरे ऐसे कैसे, रिव्यू पिटीशन कहाँ हुआ, रिव्यू हो रहा है, ठीक है, इस टाइप में रिव्यू पिटीशन नहीं होता, रिव्यू क्या होगा। और उसके बाद जब फिर इंदिरा गांधी ने वैसे ही 76वां संविधान संशोधन लाया अगले साल, और कोशिश किया कि मूल ढांचा को ख़त्म करूँ, और कुछ कुछ लिखा आर्टिकल 368 में, ठीक है। फिर लेकिन मिनरवा मिल्स केस जब हुआ तो एकदम श्योर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने जो 368 में जो चौथा और पाँचवा क्लॉज जोड़ा है उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। और मूल ढांचा का मतलब है ना कि संसद की जो शक्ति है संविधान में संशोधन करने की, वो सीमित है, ठीक है, पूरी तरह से हर कुछ नहीं संशोधन कर सकता है, कुछ ही चीज़ों को संशोधित कर सकती है, मूल ढांचे में नहीं कर सकती है। और फिर 81 में जब वामन राव केस हुआ, तब जो मूल बोला गया कि जुडिशल रिव्यू किसका होगा, तो जो 9th शेड्यूल में अगर डाला गया है तो 72 के बाद वाला अगर है ना तो उसका होगा। अब 72 से मतलब 73 से केशव नाथ भारती के बाद वाला का होगा, पहले वाले का नहीं होगा।